ओके, हेलो डियर, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था बिजनेस स्टडीज़ का सीरीज़ में पहला चैप्टर हमने देखा था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, और उसमें हमने देखा था मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, इफेक्टिवनेस क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होता है, मैनेजमेंट प्रोसेस है, किस तरह का प्रोसेस है, कैसे चलता है, वो सारी चीज़ें हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू देखा था। सेकेंड लेक्चर में हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इन दिस लेक्चर वी विल लर्न अबाउट कि जो हमारा मैनेजमेंट है उसका कैरेक्टर क्या है, नेचर क्या है, उसको डिटेल में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग लेक्चर प्लीज टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 1 टॉपिक क्या है हमारा, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ये हमारा चैप्टर का नाम है, और हमारा लेक्चर 2 जो है वो है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का नेचर क्या होता है, पहले तो समझो कि नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर ये क्या होता है, ये आप 11 से पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर मतलब ये है कि कोई भी चीज़ें जो है उसका बिहेवियर क्या है, वो क्या चीज़ है, उसी को हम क्या कहते हैं, नेचर बोलते हैं। जैसे मेरा बिहेवियर क्या है, मेरा नेचर क्या है, तो हम कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मी। ठीक है, या माइंड। वैसा ही किसी भी चीज़, जैसे आप एक कोल्ड ड्रिंक पीते हो, तो अगर मैं पूछूंगा व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक, तो आप क्या बोलेंगे, सर कोल्ड ड्रिंक थोड़ा सा ठंडा है, या कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट क्या है, मीठा है या कड़वा है, जो भी है ना, ये क्या हो गया, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। उसके फॉर्मूला उसमें क्या क्या लगा है, वो क्या हो गया, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। तो वैसे मैनेजमेंट का क्या क्या कैरेक्टर है उसको एक एक करके हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। चलिए एक स्टोरी लेते हैं, उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको दिख रहा होगा, यू हैव डिसाइडेड टू गेट 99% इन क्लास 12th। आपने डिसाइड किया कि हम 12th क्लास में कितना परसेंट लेके आएंगे, 99%। आपने डिसाइड किया, मतलब डिसाइड किया मतलब क्या कर लिया आपने, ऑब्जेक्टिव या गोल, आपने 12th का परसेंटेज डिसाइड कर लिया कि मैं इतना परसेंटेज लेके आऊंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आपने डिसाइड करने के बाद पढ़ाई करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो देख सकते हैं आप पढ़ाई करना स्टार्ट किया, बहुत मेहनत किए, साल भर आप कंटिन्यूअसली पढ़ाई करते हैं। एक बार पढ़ाई करेंगे तो होगा क्या, नहीं, आप कंटिन्यू क्या कर रहे हो, पढ़ाई करना चालू किया। आपने टाइम टेबल बनाया कि मुझे इस टाइम पे ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, आपने स्टार्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट, स्टार्ट करने के बाद आप देखो, अकेले जब पढ़ाई करना स्टार्ट किए तो आपको समझ में आया कि भाई बहुत सारी डाउट होता है, या मेरा जो मेथड ऑफ स्टडी है वो हो सकता है किसी और से डिफरेंट हो, किसी और के पास एक अच्छा तरीका हो। तो आपने सोचा कि अब हम फ्रेंड्स के साथ क्या करेंगे, ग्रुप में स्टडी करेंगे, ताकि हम उनका नॉलेज ले सकें, उनका टेक्निक ले सकें, है ना, और अपना टेक्निक भी उनको शेयर कर सके, कोई डाउट हो तो आसानी से क्लियर हो जाए। ये आपने सोचा। ठीक है, इतना सोचने के बाद ये जो आदमी है, देखो आप ग्रुप में पढ़ाई कर रहे हो, ये देख रहा है, इसको समझ नहीं आ रहा कि आप लोग ग्रुप में पढ़ाई कर रहे हो कि मस्ती कर रहे हो कि क्या कर रहे हो, ये देख रहा है बस, इसको समझ में नहीं आ रहा है, ही इज जस्ट वॉचिंग। पर इनको समझ में नहीं आ रहा कि आप कर क्या रहे हो। ठीक है, आगे जैसे जैसे आप पढ़ाई करना स्टार्ट किए, अब देखो आपने सोचा कि थोड़ा सा बोर हो गए हैं, चलो कहीं घूम के आते हैं, किसी फ्रेंड के यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, घूम के आते हैं। और आप अपने फ्रेंड के यहाँ चले गए घूमने। कहाँ चले गए, अपने फ्रेंड के यहाँ घूमने चले गए। ठीक है, विच मीन्स आप अपने घर में नहीं हो, अब कहाँ चले गए, आप घूमने चले गए, किसके यहाँ, फ्रेंड के यहाँ, विच मीन्स यू हैव चेंज योर लोकेशन। तो यू शुड गो, यू कैन गो एनीवेयर, है ना, आप कहीं चले गए घूमने के लिए। इसके बाद हमको समझ में आया कि जब हम उस घर में गए, हमने देखा कि यहाँ पे हम ही अकेले पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स लोग भी ग्रुप में स्टडी कर रहे हैं, और वो हमसे अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं। देख के हमको एहसास हो रहा है कि बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, वो अभ्यास एजुकेशन हब के चैनल से पढ़ाई करते हैं, उनको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक है, तो ये देखिए आपने कि इनका जो मैथड है वो क्या है, अलग है। इनका जो मेथड है क्या है, वो अलग है। तो आपने सोचा कि भाई इनका मेथड जो अलग है, अब हमको भी क्या करना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी या फिर मेथड। जैसे मैंने बोला कि ये हमारे यूट्यूब के चैनल से पढ़ाई कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या फॉलो किया, टेक्नोलॉजी।
ठीक है, क्या फॉलो किया, टेक्नोलॉजी। और आपको समझ में आ गया कि नहीं भाई अब हमको भी क्या करना पड़ेगा, डायनेमिक होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, डायनेमिक होना पड़ेगा। अपने आप को हमको क्या करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि अपने आप को अपग्रेड करने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब लेक्चर्स, क्लास में पढ़ाई करने से हमारा काम नहीं बन पा रहा है। इसके अलावा हमारे बहुत डिस्टर्बेंस है। क्या आपको लगता है कि भाई आपके जीवन में सिर्फ पढ़ाई 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 है और कोई डिस्टर्बेंस नहीं है? आपको बहुत सारा वर्क को मैनेज करके चलना पड़ेगा। मतलब आपको क्या बनना पड़ेगा, शक्तिमान बनना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करना है, और भी चीज़ों को मैनेज करना है। फ्रेंड्स के पार्टी में जाना है, किसी कजिन्स की शादी हो रही वहाँ पे जाना है, हमको अपना लाइफ एंजॉय भी करना है। तो सब चीज़ को मैनेज करके चलना है। आए क्या समझ में? हमको क्या करना है, डिफरेंट थिंग को मैनेज करते हुए हमको अपना पढ़ाई करना है, और उसके साथ हमको अपना गोल को अचीव करना पड़ेगा, जो कि हमको कितना परसेंट लाना है इस साल, 99% हमको अचीव करना है। ठीक है, तो ये हो गया एक स्टोरी। अब इसी स्टोरी से मैं कोशिश करता हूं कि आपका जो नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट है उसको समझने की। ठीक है, चलिए तो देखो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स समझा हमने अभी तक। देखो ठीक है, देखिए जो भी पॉइंट्स हमने देखा वो यहां पे लिखा हुआ है। पहला पॉइंट, हमने गोल डिसाइड किया 99% लाना है, ये क्या हो गया, गोल ओरिएंटेड हो गया। फिर हमने डिसाइड किया कि साल भर पढ़ाई करना है, कंटिन्यूसली पढ़ाई करते हैं। तो मैनेजमेंट क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सबको डिटेल में आगे जाके समझेंगे, अभी हम सिर्फ हेडिंग देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बताया कि आप जब पढ़ाई कर रहे थे तो अकेले से काम नहीं बन रहा था। आपने किसको बुलाया, अपने दोस्तों को बुलाया, ग्रुप को बुलाया। अब उस ग्रुप को देख के भाई साहब को समझ में नहीं आ रहा था, हमारे दादाजी जो बैठे थे कि वो बस वॉच कर रहे थे, तो उनको देख के समझ नहीं आ रहा है। तो ये क्या है, इंटेंजिबल फोर्स। हमने जो मैनेजमेंट कर रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं वो उनको दिख नहीं रहा है। क्या है, इंटेंजिबल है। फिर मैंने बताया कि जब आप दूसरे फ्रेंड के यहाँ गए, आपने देखा कि उन्होंने अलग मेथड से पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमको भी क्या करना पड़ेगा, अपना मेथड ऑफ स्टडी चेंज करेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायनेमिक फंक्शन। हम क्या करेंगे, अपने आप को डायनेमिक बनाएंगे, अडॉप्ट टू चेंज। हमको जो चेंज की जरूरत पड़ेगी हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। फिर मैंने बताया कि आप किसी और के घर में गए थे, फ्रेंड के घर में गए थे, वैसे ही आप कहीं पे भी जाओ आपको पढ़ाई करना ही पड़ेगा। मतलब क्या कह सकते हैं, मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल। और आपको लास्ट में बताया कि आपको शक्तिमान बनना पड़ेगा, सभी सारी चीजों को मैनेज करके चलना पड़ेगा। तो दैट इज नोन एज अ मल्टी डायमेंशनल। एक डायमेंशन में, एक स्टडी में काम नहीं करना है, आपको हर वर्क को संभाल के चलना है, हर काम को करते हुए चलना है। ऐसा नहीं कि आज मैं शादी में जा रहा हूं तो आज पढ़ाई नहीं करूंगा, या आप बहाना नहीं बना सकते कि मैंने ये किया, साल भर मेरा तबियत खराब हो गया तो मेरा परसेंटेज कम आ गया। ये सारे एक्सक्यूजेस हैं, पर आपको सब कुछ को मैनेज करके चलना पड़ेगा, विच मीन्स हर डायमेंशन को देखते हुए चलना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, मल्टी डायमेंशन। ठीक है, अब इनको एक एक करके हम क्या करेंगे, डील करेंगे हर एक पॉइंट को आगे जाके। ठीक है, डिटेल्स में समझते, चलिए नोट बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, सॉरी, चलिए तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। पहले ही मैंने बताया मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। देखो मैंने अभी तो एग्जांपल में आपको बोला कि आप 99% लेने के लिए डिसाइड कर रहे हैं, आपने डिसाइड किया, टास्क डिसाइड किया, इसको क्या कहते हैं, गोल कहते हैं। तो वैसे ही हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर बिजनेस में एक मैनेजर जो होता है उसको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि इस साल हमारा टारगेट क्या है, हमको अचीवमेंट करना क्या है, उसके हिसाब से ही तो काम करेंगे। किसी बिजनेस का हो सकता है अचीवमेंट हो हमको हमारा प्रॉफिट को ग्रो करना है, किसी बिजनेस का अचीवमेंट होता है हमको ब्रांचेस को क्या करना है, एक्सपेंड करना है। किसी बिजनेस का हो सकता है गोल होगा कि हमको सेल्स मैक्सिमाइजेशन करना है, ज़्यादा यूनिट बेचना है, कस्टमर गेन करना है। तो अलग अलग गोल होते हैं, सबसे पहले हमको गोल सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट बोल रहा है कि सेट ऑफ बेसिक गोल्स। आप अलग अलग छोटा छोटा गोल, एक बड़ा गोल बनाएंगे और उसके पीछे एक छोटा छोटा हम लोग क्या करेंगे, गोल बनाएंगे। जैसे हमने सोचा कि 99% लाएंगे तो एक दिन में नहीं आएगा, उसके लिए और डिफरेंट छोटा छोटा हमको क्या करना पड़ेगा, प्लान बनाना पड़ेगा कि कैसे स्टडी करना है, कैसे नोट मेकिंग करना है, किस दिन किस सब्जेक्ट को स्टडी करना है, किसको ज़्यादा टाइम देना है, कम टाइम देना है। ठीक है, तो ये हो गया, हम बेसिक सेट ऑफ गोल हमने डिसाइड कर लिया, विच मींस मैनेजमेंट का पहला फीचर क्या है, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो उसमें पहला पॉइंट हमको समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट है शुड बी सिंपल एंड क्लियरली स्टेटेड। आपका जो गोल होना चाहिए वो बहुत सिंपल होना चाहिए और क्लियरली स्टेटेड होना चाहिए। ऐसा भी गोल मत रखो जो पॉसिबल ही ना हो अचीव करना। लाइक आप सोचते नहीं सर मुझे 101% लाना, तो परसेंट तो 100 का ही होता है, हाउ कैन यू अचीव 101%, पॉसिबल ही नहीं। तो आप गोल ऐसा बनाओ कि हम अचीव कर सकें। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो एक कंपनी है जो
ईयर बाई ईयर ग्रो कर रहा है और वो हर साल 5% ग्रो कर रहा है अपने प्रॉफिट में। कितना ग्रो कर रहा है? 5%। नाउ दिस ईयर ही डिसाइडेड टू ग्रो 90% ऑफ प्रॉफिट। वो चाहता है कि इस बार हमारा जो प्रॉफिट का ग्रोथ रेट है वो 90% बढ़ जाए। तो ये इतना आसान नहीं है, पॉसिबल नहीं है। आप अनअचीवेबल गोल डिसाइड ना करो, है ना, सिंपल गोल डिसाइड करो। साथ में गोल क्लियरली स्टेटेड होना चाहिए। क्लियरली मतलब समझ में आना चाहिए कि हमने क्या डिसाइड किया। अब हमने ऐसा डिसाइड किया कि हमको खुद ही नहीं पता, हमारा गोल 2-2 4-4 दिन के बाद बदलते जा रहा है, हमने क्या सोचा था वो, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको या आपके एम्प्लॉय को समझ ही नहीं आ रहा है कि आपने जो गोल डिसाइड किया वो एक्चुअली करना क्या चाह रहे हो। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं क्लियरली स्टेटेड, मतलब हमारा क्या होगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, क्लियरली स्टेटेड। सेल्स मैक्सिमाइजेशन, क्लियरली स्टेटेड। ठीक है, कंज्यूमर एनहांसमेंट, क्लियरली स्टेटेड। लेकिन आप क्लियरली बता ही नहीं पा रहे हमको करना क्या है। इधर बोल रहे हो कि हमको क्वालिटी ऑफ गुड्स चाहिए, उसके बाद बोल रहे हो कि हमको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, अलग अलग डिफरेंट टाइप का, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्लियरली क्या होना चाहिए? स्टेटेड होना चाहिए। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैव डिफरेंट गोल। देखो ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे होते हैं, है ना, जैसे एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो हर टाइप का अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन और हर ऑर्गेनाइजेशन का गोल अलग अलग होता है। सेम गोल डिसाइड करने ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जैसे आप स्टूडेंट लाइफ में आप परसेंटेज की बात करते हैं, बट वेन एवर यू मूव्स टू कॉलेज तो आप परसेंटेज की बात नहीं करेंगे, आप नॉलेज की बात करेंगे। ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है? अलग अलग डिफरेंट गोल होता है। ठीक है, दीज गोल शुड ऑल्सो बी अचीव्ड थ्रू एफिशिएंसी, इन अ सेंस टू यूजिंग बेस्ट रिसोर्स, मिनिमम टाइम एंड वेस्टेज ऑफ मटेरियल। ठीक है, मतलब हमको मिनिमम टाइम और मिनिमम वेस्टेज ऑफ मटेरियल के साथ गोल को अचीव करना। अब हमने गोल तो डिसाइड कर लिया, लेकिन उसको अचीव करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? इफेक्टिवनेस भी होना चाहिए और एफिशिएंट भी होना चाहिए। और इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी क्या होता है मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका है। ठीक है, तो हमको क्या करना है? देखो हमको कहां पहुंचना है? अपने टारगेट तक। आज आप यहां पे खड़े हो और आपको कहां पहुंचना है? आपके गोल तक पहुंचना है। मतलब आपके पास सिर्फ 1 साल है, 1 साल भी नहीं, 8 से 9 महीने हैं और आपको अच्छा से अच्छा रिजल्ट 12th में लाना है। तो काम करना, पढ़ाई करना अभी से चालू कर दो, सब्सक्राइब करो, रोज वॉच करो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। अभी मैंने बताया था कि मैनेजमेंट क्या होता है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। देखो मैनेजमेंट के डिफरेंट फंक्शन है, मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। और ये कंटिन्यूअसली सर्कुलर फ्लो में क्या होता है? चलते रहता है। ये हो सकता है कि आपका एक स्टेप खत्म होकर दूसरे स्टेप में आप पहुंचो, तो पहला स्टेप वहां पे स्टॉप हो गया, लेकिन आपका दूसरा स्टेप क्या हो गया? चालू हो गया। तो ऐसा नहीं कि आपने एक बार गोल डिसाइड कर लिया और आपका काम खत्म। मैनेजमेंट कंटिन्यूअसली हर दिन, हर साल, हर महीने क्या होता है? चलता रहता है। जैसे आपकी पढ़ाई की बात करते हैं, अब मैंने बोला कि कल आपका एग्जाम होना है, आपने रात भर बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लिया और अच्छा नंबर ले भी आया। अब अगले दिन आप पढ़ाई करना बंद कर देते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका फाइनल एग्जाम में अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं कि मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस और हर जगह पे ये परफॉर्म होते रहते हैं। जैसे देख सकते हैं वेरियस फंक्शन आर साइमल्टेनियसली परफॉर्म बाय ऑल मैनेजर ऑल द टाइम, है ना। हर मैनेजर के द्वारा हर समय अलग अलग मैनेजमेंट के फंक्शन को परफॉर्म किया जाता है, वो कंटिन्यूअसली इंटरलिंक्ड रहते हैं। प्लानिंग खत्म हुआ, ऑर्गेनाइजिंग खत्म हुआ, स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग के बाद कंट्रोलिंग, आपका अचीवमेंट ऑफ गोल हो गया। फिर आप नया प्लान बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है। वन एक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट विल स्टॉप। देखो एक एक्टिविटी हो सकता है स्टॉप हो, आपने प्लानिंग करके छोड़ दिया, प्लानिंग हमारा खत्म हो गया, अब हम आगे की काम करेंगे। अदर विल स्टार्ट बट इट नेवर हैपन दैट एवरीथिंग विल स्टॉप एट वन टाइम। हो सकता है कि आपका पहला स्टेज खत्म हो गया, दूसरे में गए, दूसरा स्टेज खत्म हो गया, तीसरे में गए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि आप सारे स्टेप को खत्म करके चुपचाप बैठ जाए। वो कंटिन्यूअसली क्या होता रहेगा? चलता रहेगा। ठीक है, सो अ मैनेजर इज डूइंग प्लानिंग फॉर इट्स प्रोडक्शन फॉर नेक्स्ट सेशन एंड ऑन अदर साइड on an advertisement department might be working for new advertisement of that product। अब देखो अलग अलग डिपार्टमेंट अपना अलग अलग काम कर रहे हैं। देखो एक मैनेजर जो है वो प्लानिंग कर रहा है कि हम इस साल क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन क्या करेंगे, प्रोडक्शन पे फोकस करेंगे। ऑन दी अदर साइड एक और मैनेजर या साथ में जो भी है वो एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट, सेलिंग डिपार्टमेंट एडवर्टीजमेंट की तैयारी कर रहा है कि इस साल हम कैसे एडवर्टीजमेंट करें कि हमारा प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बिक सके। तो हर डिपार्टमेंट में, हर लेवल में ये क्या होता है? कंटिन्यूअसली चलता रहता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कभी भी रुकता नहीं है, आपका ये कंटिन्यूअसली क्या होता जाएगा? चलता ही जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया। नोट्स लिख लेंगे आप लोग पॉज करके। नेक्स्ट देखिए, सॉरी,
मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। अब एग्जांपल बताया था कि हम ग्रुप में पढ़ाई करेंगे तो ज्यादा अच्छा पढ़ाई होगा, है ना। तो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। अकेले करने की कोशिश करोगे कोई भी काम तो हो सकता है छोटा मोटा काम आपसे अच्छा हो जाए, पर जब आप बड़ा टारगेट रखते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल की बात करते हैं, तो अकेले कोई भी काम नहीं किया जा सकता है। एक एग्जाम्पल आपने बहुत अच्छे से जानते हो, आपने रामायण देखा हुआ है। अगर राम भगवान जी चाहते कि पुल मैं अकेले बना लूं तो क्या वो बना पाते? खैर वो तो बहुत शक्तिशाली थे, विशाल थे, वो हो सकता है बना भी सकते थे, पर उन्होंने जो पुल बनाया आज भी स्टैब्लिश्ड है, लेकिन वो कैसे बनाया? ग्रुप ऑफ पीपल के साथ बनाया, अकेले नहीं बनाया, ठीक है। तो वैसे ही देख सकते हैं, अ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पीपल वर्क टुवर्ड फुलफिलिंग द कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल, है ना। ग्रुप एक्टिविटी, जितने भी मेंबर होंगे, जितने भी इंप्लॉय होंगे, वो सब एक ग्रुप में एक ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल को फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने सोचा हमें एक ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर के तौर पर डिसाइड किया कि इस साल हमको क्या करना है, हमारा सेलिंग को कम से कम 10% क्या करना है, इंक्रीज करना है। हमारा सेलिंग को कितना करना है, 10% इंक्रीज करना है। तो ये अकेले से नहीं होगा। देखो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, है ना। फाइनेंस डिपार्टमेंट को अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस करना पड़ेगा ताकि रॉ मटेरियल को हम लोग इनहेंस कर सकें। सेलिंग डिपार्टमेंट को एडवर्टीजमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा, क्वालिटी पे ध्यान देना पड़ेगा ताकि हमारा इनहेंसमेंट हो सके। तो देखो, ग्रुप में मिलकर काम करना तभी ये काम हो पाएगा, अकेले कोई भी काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, दिस रिक्वायर टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट इन अ कॉमन डायरेक्शन। देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आपको टॉप पे पहुंचना है तो नीचे बहुत सारे लोग सपोर्ट होते हैं। आप देखे होंगे, कोई भी हीरो होता है या कोई भी जो लोग फेमस हो जाते हैं, है ना, वो उस जगह पे तो पहुंच गए हैं, लेकिन उस जगह पे पहुंचने के पीछे उनके कितने सारे लोग काम कर रहे हैं ये आपको पता नहीं होता है। तो वैसे ही है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, हर एक इंडिविजुअल का एफर्ट इंपॉर्टेंट होता है, हर एक इंडिविजुअल का, ठीक है। आप कई बार रील्स में भी देखे होंगे, जैसे माचिस की तीली रहता है, ऐसे जुड़ा रहता है, एक को हटा देते हैं, ये वाला भी देखोगे, उसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं इसमें। तो हर एक इंडिविजुअल का बहुत बड़ा रोल रहता है। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हो कि मान लो कोई एक भी यहां से हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, पूरा बैलेंस खत्म। अब देखने से तो लग रहा है कि भाई ये मैनेजर साहब अपने टॉप पे अपना रिजल्ट अनाउंसमेंट कर रहे हैं, पर इसके पीछे बहुत बड़ा सपोर्टिव रोल किसका है, एम्प्लॉय का है। तो ग्रुप एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी, अकेले का एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। मैंने बताया था, भाई साहब देख रहे थे, दिख नहीं रहा था, है ना। तो मैनेजमेंट क्या है, इंटेंजिबल फोर्स। देखो, आप ऐसा दूरबीन लगा के देखने की कोशिश करोगे, जूम करके नहीं दिखने वाला है। तो मैनेजमेंट क्योंकि मेंटल प्रोसेस है, ये मेंटल एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। आपने डिसाइड किया कि मुझे इतना परसेंट लाना है, आपने अपना स्टडी प्लान डिसाइड किया माइंड में, आपको क्या करना है, सब चीजें आपने डिसाइड कहाँ पे किया, माइंड में। तो ये चीजें दिखती नहीं है, ये चीजों को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, इसको आप फेल्ट कर सकते हैं, यू कैन फेल्ट दैट, बट आप उसको देख नहीं सकते। तो देख सकते हैं, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स दैट कैन नॉट बी सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट इन द वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन, है ना। फंक्शन के रूप में हम लोग देख सकते हैं कि मतलब महसूस कर सकते हैं कि कैसे। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है ना, सेल्स डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, उसके बाद एडवर्टीजमेंट क्या कह सकते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, लेकिन इसमें से कोई एक भी काम नहीं करेगा तो काम क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और इस प्रोसेस को देख के आप समझ सकते हो कि हर एक का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेंजिबल फोर्स। तो मैनेजमेंट इज अ साइकोलॉजिकल एंड मेंटल प्रोसेस, इट कैन नॉट बी सीन बट इट कैन बी फेल्ट। ओके, मूव ऑन। नेक्स्ट है, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैंने जैसे आपको बताया एग्जांपल में कि आप कहीं पे भी जाओ, शादी में जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, पर आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई छोड़ना नहीं है, करना ही पड़ेगा। और कहीं पे भी आप, जैसे आप फ्रेंड के घर गए थे, वहां पे भी देख रहे थे पढ़ाई चल रहा था, है ना। तो मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल इन होल वर्ल्ड। आप कहीं पे भी चले जाओ, आप इंडिया में चले जाओ, आप कहीं पे भी चले जाओ, पूरे विश्व में हर जगह आपको मैनेजमेंट देखने को मिलेगा, है ना। आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, आप इंडिया में हो, आप चाइना चले जाओ, रसिया चले जाओ, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, कहीं पे भी चले जाओ, हर जगह ऑर्गेनाइजेशन है, हर जगह मैनेजमेंट आपको देखने को मिलेगा। ये हो सकता है कि मैनेजमेंट करने का तरीका, द वे ऑफ डूइंग मैनेजमेंट इज माइट बी डिफरेंट, है ना, वो डिफरेंट हो सकता है, तरीका अलग हो सकता है, पर मैनेजमेंट हर जगह पे अवेलेबिलिटी आपको दिखेगा, ठीक है।
तो पढ़ते हैं इसमें, देखो कॉमन टू ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है सभी जगह मैनेजमेंट देखने को मिलेगा, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह पे आपको मैनेजमेंट देखने को मिलेगा, वेदर इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल। आप इकोनॉमिकली देख सकते हो, पैसों के टर्म में देख सकते हो, सोशल देख सकते हो, सोसाइटी में देख सकते हो आप, पॉलिटिकल देख सकते हो आप, कहीं पे भी देखो मैनेजमेंट होता है। अभी पॉलिटिक्स, अभी चुनाव होने वाला है, देखना फिर मैनेजमेंट कैसे करेंगे, कैसे वोट लेना है, सारा प्रॉपर प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इट मे बी क्वाइट डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ड्यू टू कल्चर, ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री। देखो मैनेजमेंट हर जगह अवेलेबल है, पर हर जगह सेम रिजल्ट आए, सेम एप्लीकेशन आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसा प्लानिंग आपने किया, जो टाइम टेबल आपने बनाया, उसी टाइम टेबल को फॉलो करके अगर आपका फ्रेंड अच्छा रिजल्ट लाना चाहेगा तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखो पहली बात ये है कि पर्सनल ओपिनियन भी डिपेंड करता है कि भाई हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक सेम मेथड में काम करोगे, साइंस में जैसे एक रूल बना दिए तो वैसा नहीं होता है, ठीक है। तो देखो हर जगह का कंडीशन अलग है, कल्चर अलग है, ट्रेडिशन अलग है ना, उनका हिस्ट्री अलग है। तो आप जहां पे भी जाओगे मैनेजमेंट देखने को मिलेगा, पर द वे ऑफ डूइंग मैनेजमेंट विल बी डिफरेंट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, चलिए नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शन मतलब ये होता है एडेप्ट टू चेंज। आपको ऐसा नहीं कि एक बार आपने गोल डिसाइड कर लिया, जो प्लान डिसाइड कर लिया, हम उस पर रिजिड रहेंगे, जैसा हमने सोचा वैसा ही करेंगे। लेकिन देखो सारी चीजें इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है, सारी चीजें आपके हाथ में नहीं होता है, कई चीजें एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे मान लो आपने ऑर्गेनाइजेशन में एक प्लान बनाया कि हमको सेल्स 10% या फिर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है 10%, और प्रॉफिट को 10% मैक्सिमाइज करना है विदाउट इंक्रीजिंग द रेट ऑफ द प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट के रेट को आप बढ़ा नहीं सकते हो, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट का पॉलिसी चेंज हो गया और उन्होंने टैक्स रेट को बढ़ा दिया, हो सकता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का रेट बढ़ गया, जो कि आपके प्लानिंग में नहीं था। अब प्लानिंग ऐसा आपके प्लानिंग में तो था नहीं, लेकिन उधर तो उसको तो चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो एक्सटर्नल फैक्टर है, भाई टैक्स बढ़ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, रॉ मटेरियल का रेट बढ़ गया। अब आपने जो डिसाइड किया था कि हमें जो 10% प्रॉफिट ग्रो करना है उसको अचीव तो करना है, लेकिन अब आपके पास प्लान बी भी होना चाहिए, आपको चेंजेस को क्या करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए। तो ये क्या होता है हमारा मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन, इसी के अंदर का पार्ट है। जैसे आप देख सकते हो जॉर्ज बर्नार्ड शोज हैज सेड दोज हु कैन नॉट चेंज देयर माइंड कैन नॉट चेंज एनीथिंग। ये स्टेटमेंट बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ना, और इसको किसने बोला था, जॉर्ज बर्नार्ड ने बोला था कि एक पर्सन जो कभी भी अपना माइंड चेंज नहीं कर सकता, वो किसी भी चीज को चेंज नहीं कर सकता। अगर आप रिजिड हो जाएंगे, रूढ़िवादी हो जाएंगे, पुराने ख्यालात के हो जाएंगे कि मैं नहीं भाई मेरा मेथड यही है, मैं यही टेक्निक से चलूंगा। जैसे अभी आप 12th में, अब जिस तरीके से आप 12th में आंसर राइटिंग करते हैं, वही आंसर राइटिंग के तरीके से अगर आप कॉलेज लेवल में जाके मार्क गेन करना चाहेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। वहाँ का तरीका डिफरेंट होता है, यहाँ का तरीका डिफरेंट होता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, कोई भी चेंजेस जो है, इन्वायरमेंटल इफेक्ट जो आ रहा है उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। सो इट हैज टू अडॉप्ट इटसेल्फ to changing environment consist of various social, economical and political factor। सारे फैक्टर्स में जो कुछ भी चेंजेस हो रहा है, उन चेंजेस को हमको अडॉप्ट करते हुए, अपने प्लान को मॉडिफाई करते हुए अपने गोल तक रीच करना है। तो इसको क्या बोलते हैं, अडॉप्ट टू चेंज या फिर डायनेमिक फंक्शन। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, डिफरेंट प्राइस स्ट्रेटेजी इन डिफरेंट कंट्रीज। देखो अगर जो प्राइस स्ट्रेटेजी आप इंडिया में चला रहे हो, वही प्राइस स्ट्रेटेजी अगर आप अमेरिका में जाके चलाएंगे बोलेंगे, कनाडा में जाके चलाएंगे बोलेंगे, आपका प्लान क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। क्योंकि देखो जो इन्फ्लेशन रेट इंडिया में है, जो फैक्टर कॉस्ट इंडिया में है, वही फैक्टर कॉस्ट या इन्फ्लेशन रेट अगर अमेरिका में होगा बोलोगे तो नहीं होगा। तो यहाँ आपको प्राइसिंग पॉलिसी के लिए डिफरेंट मेथड अडॉप्ट करना पड़ेगा, लेकिन जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको डिफरेंट प्लान अडॉप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पॉइंट हो गया, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए यहाँ पे दिख रहा होगा मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल। मैंने अभी आपको बताया था यू हैव टू बी शक्तिमान, आपको क्या बनना पड़ेगा, हर तरीके से अपना माइंड ओपन कर चलना पड़ेगा। देखो एक मैनेजर होता है, जैसे घर में आप देखेंगे मम्मी होती है, तो मम्मी का सिर्फ एक ही काम नहीं होता है, डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट वर्क होते हैं और सब कुछ को मैनेज करके उनको चलना पड़ता है। अगर मम्मी ये बोलेगी कि ये मेरा काम नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगी, तो आपका घर नहीं चल पाएगा। तो उसी तरीके से मैनेजमेंट जो होता है ना, वो मल्टी डायमेंशनल होता है, अलग अलग डायमेंशन को मैनेज करके चलना पड़ता है। अभी डायमेंशन का क्या मतलब है, देखो हमको काम भी करना है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क,
हमको आदमी, पीपल, जो एम्प्लॉय है उनको भी संभालना है, ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल। और हमको मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, जो हमने प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम गुड्स जो बना रहे हैं उसका क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, ये सारी चीज़ों को मैनेज करके चलना किसका काम है? मैनेजमेंट का काम है, मैनेजर का काम है। अगर मैनेजर ये बोलेगा भाई कि ये प्रोडक्शन से मेरे को कोई मतलब नहीं है, ये पीपल से मेरे कोई मतलब नहीं, मैं अपना काम देखूंगा बस, तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क मतलब क्या होता है कि एक मैनेजर को ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी काम होता है, जो भी वर्क होता है, वो सबको मैनेज करके चलना पड़ता है, उसको अपने प्लान में लेके चलना पड़ता है। देखते हैं, दिस इज डन इन टर्म ऑफ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड, डिसीजन टू बी मेड, प्लान टू बी एस्टैब्लिश्ड, बजट टू बी प्रिपेयर्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी असाइंड एंड अथॉरिटी टू बी डेलीगेटेड। अभी सारे पॉइंट्स का क्या मतलब, देखो कोई भी काम को करते वक्त जो भी प्रॉब्लम आएगा, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है ये भी हमको पता होना चाहिए, है ना। डिसीजन इज टू बी मेड, हमको क्या डिसीजन लेना है, किस वक्त पे लेना है, फ्रिक्वेंटली लेना है, वो भी हमको करना पड़ेगा। ठीक है, प्लान टू बी स्टैब्लिश, हमने जो प्लान क्या बना के रखा है उसमें क्या चेंजेस करना है, कुछ भी अगर चेंजेस आ रहा है या फिर चेंजेस नहीं भी आ रहा तो उसको कैसे अचीव करना है, वो भी हमारे पास क्या होना चाहिए, प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए। बजट टू बी प्रिपेयर्ड, कोई भी काम को करने के लिए, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, कोई भी काम करने के लिए कितना बजट लगेगा वो भी हम ही को करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी असाइंड एंड अथॉरिटीज टू बी डेलीगेटेड, कौन उस काम को करेगा और उस काम को करने के लिए किसको हम अपना सबऑर्डिनेट बनाएं। हर काम तो हम अकेले कर नहीं सकते, तो उस काम को क्या करना पड़ेगा, डेलीगेट करना पड़ेगा, है ना। तो ये सब क्या हो गया, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। नेक्स्ट देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपल। पीपल को मैनेज करना मतलब एम्प्लॉय इन दी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी एम्प्लॉय है उनको भी मैनेज करके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव करने के लिए सामने वाले को डिससेटिस्फाइड कर रहे हैं, ओवर टारगेट दे रहे हैं। आप देखे होंगे आजकल होता है ऐसा, टारगेट पे टारगेट, टारगेट पे टारगेट, नहीं तो सैलरी रोक देंगे, सैलरी नहीं रोकेंगे तो इंक्रीमेंट नहीं देंगे। ये सारी चीजें हालांकि ऑर्गेनाइजेशन में होता है, पर हमको मैनेज करके चलना है, ऐसा नहीं कि हम रिजिड हो जाएं। ठीक है, तो वही है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। सो गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल इज स्टिल अ मेजर टास्क फॉर द मैनेजर। देखो हमको काम करना है थ्रू दी पीपल, बाय दी पीपल, उनके साथ ही हमको मिलके काम करना है, तो वो भी सेटिस्फाइड होना चाहिए। अब सेटिस्फाइड कैसे करेंगे भाई, उनको प्रॉपर इंक्रीमेंट देके, बेटर वर्किंग कंडीशन देके, है ना। गोल को ऐसे डिजाइन करें कि उसका पर्सनल इंटेंशन भी फुलफिल होते रहे, ताकि वो काम करने के लिए मोटिवेट होते रहे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं कि हमारा टारगेट है, मान लो एक दिन में 100 यूनिट बनाना है, तो हम क्या करेंगे, लेबर को बोल देंगे या वर्कर को बोल देंगे भाई कि पर यूनिट हम कॉस्ट देंगे, जितना जितना ज़्यादा बनाओगे उतना ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। तो वो मोटिवेट होकर क्या करेंगे, काम करेंगे, वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि हर एक यूनिट से उनको क्या होगा, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, सो डीलिंग विथ एम्प्लॉय एज इंडिविजुअल्स, हर एक एम्प्लॉय से हर एक को हमको लेके चलना है। ऐसा नहीं कि हम इनइक्वालिटीज कर रहे हैं, एक को हम सपोर्ट कर रहे हैं आगे जाने के लिए, दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये भी एक टेक्निक है, ये भी एक आर्ट है जो कि मैनेजमेंट को फॉलो करना है। ठीक है, डीलिंग विद द इंडिविजुअल एज अ ग्रुप ऑफ पीपल, और हर एक इंडिविजुअल को ग्रुप ऑफ पीपल की तरह भी डील करना। अब हम एक एक को तो सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, हम कोशिश करेंगे, लेकिन कभी कभी ग्रुप गोल इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल को भी ऐसे हमको मैनेज करके चलना है कि हमारा ग्रुप गोल जो है वो अचीव होता रहे। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि हम इंडिविजुअल को आगे बढ़ाने के लिए सैलरी इंक्रीमेंट कर रहे हैं पर हमारा प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है। तो जब प्रॉफिट ही नहीं होगा तो इंक्रीमेंट कैसे करेंगे, तो उस कंडीशन में हमको दूसरा टेक्निक अडॉप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन मतलब यह है कि हमारे जो ऑपरेशन हो रहा है, चाहे सर्विस सेक्टर में चाहे प्रोडक्शन सेक्टर में हो, ऑपरेशन में क्वालिटी होना चाहिए, है ना, बेटर टाइम टू टाइम होना चाहिए, एफिशिएंट एंड इफेक्टिवनेस होना चाहिए, कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, टाइम टू टाइम प्रोडक्शन हो। तो ये काम कौन करेगा, मैनेजमेंट करेगा। सो दैट इज वाई मैनेजमेंट कैन बी कंसिडर्ड एज अ मल्टी डायमेंशन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर रिलेटिव नॉट एब्सोल्यूट। ये पॉइंट पहले नहीं देखे थे हम लोग, पर ये पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है। देखते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर रिलेटिव बट नॉट एब्सोल्यूट। जैसे साइंस में एक थ्योरी होता है वो हर जगह एप्लीकेबल होता है, वैसे अगर आप सोचेंगे कि मैनेजमेंट जो हमने डिसाइड किया, जो हम रूल या फॉर्मूला फॉलो करते हैं वो हर जगह एप्लीकेबल होगा, तो वैसा नहीं है। देखो, मैनेजमेंट जनरल बिहेवियरल टर्म है, ये टाइम टू टाइम जगह टू जगह बदलते रहता है। ठीक है, हर एक प्लानिंग हर ऑर्गेनाइजेशन में काम करे ऐसा नहीं, हर किसी का डिफरेंट प्लान होता है, हर किसी का डिफरेंट गोल होता है। तो मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो रूल्स बने हुए मैनेजमेंट में, जो गाइडलाइंस दिया हुआ है, वो रिलेटिव होते हैं, वो एब्सोल्यूट नहीं होते। एग्जैक्टली वैसा ही रिजल्ट आएगा, आउटकम आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे देख सकते हैं, दिस फीचर इंडिकेट दैट द मैनेजमेंट प्रिंसिपल शुड बी अप्लाइड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखो,
ऑर्गेनाइजेशन को क्या नीड है उसके हिसाब से आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलता हूं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन और एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता। अब दोनों का प्लान को अगर आप सेम रखोगे तो क्या आपको आउटपुट सेम मिलेगा? नहीं मिलेगा। जैसे हम एक एग्जांपल के लिए और बोल सकते हैं कि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो होता है उसका काम है, मान लो वो चाहता है कि हम रात में काम करें। हम क्या करें? रात में काम करें, क्योंकि दिन में बहुत सारे डिस्टर्बेंस होते हैं, तो वो चाहते हैं कि हम नाइट में काम करें। तो उन्होंने नाइट शिफ्ट लगाया, लेबर बुला लिया और अपना प्रोडक्शन जारी रखा। अब उसी प्लानिंग को अगर आप नाइट शिफ्ट में काम कराएंगे एक ट्रेडिंग कंपनी को जो कंज्यूमर को सामान बेचते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान है, वहां पे आप बोलेंगे हम नाइट में ओपन करेंगे क्योंकि दिन में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होता है, तो कौन कंज्यूमर आएगा? कोई भी नहीं आएगा। तो मैनेजमेंट क्या होता है? हर जगह पे अलग अलग तरीके से एप्लीकेबल होता है। ईच ऑर्गेनाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम दी अदर। हर ऑर्गेनाइजेशन दूसरे से डिफरेंट होता है एंड द डिफरेंसेस में एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ टाइम, प्लेस, सोशियो कल्चर एंड फैक्टर। अभी डिफरेंट क्या होता है? क्यों हर ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग? उसके बहुत सारे रीजन है, जैसे टाइम के कारण, भाई टाइम शेड्यूल भी अलग अलग होता है सभी का। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया डे शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, है ना। प्लेस की बात किया, जो प्लान आप दिल्ली में बैठ के कर रहे हैं, इंडिया में कर रहे हैं, जरूरी नहीं वही चीज आपका दूसरे कंट्रीज में भी एप्लीकेबल हो, क्योंकि हर जगह का वेदर कंडीशन अलग होता है, क्लाइमेट अलग होता है, लोगों की मेंटेलिटी अलग होती है। तो प्लेस टू प्लेस भी ये क्या करता है? डिफरेंट करता है। सोशियो कल्चर फैक्टर, है ना। सोशियो कल्चर फैक्टर मतलब ये हो गया कि जो कल्चर चल रहा है उसके हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। जैसे इंडियन कल्चर में क्या होता था? पहले धोती कुर्ता पहनते थे, लेकिन अगर कंपनी अभी धोती कुर्ता का प्रोडक्शन करेगा तो चल पाएगा क्या? ज्यादा नहीं चल पाएगा, क्योंकि वो आउट ऑफ फैशन हो चुका है। अब टी शर्ट, शर्ट, पैंट का जमाना है कि नहीं? तो सोशियो कल्चर के हिसाब से भी ये चीजें अलग अलग जगह पे अलग अलग बदलता रहता है। जैसे अगर आप देखेंगे कि अगर आप ऐसे कंट्री में जाएंगे जहां पे हमेशा ज़्यादातर ठंडा रहता है, जैसे आप ब्रिटेन में बोल सकते हैं, तो वहां पे उस कल्चर में जो ड्रिंक होते हैं, जो बियर वेयर होते हैं, वो कॉमन होते हैं। वहां के लोग क्या करते हैं? कॉमनली पीते हैं। अब उसको ऑब्जर्व करके आप देखोगे, आप मान लो 5 साल ब्रिटेन में रह के आए, आपने देखा यहाँ पे बियर का बहुत ज़्यादा डिमांड है। अब हम इंडिया में भी स्टैब्लिशमेंट करेंगे, तो इंडिया का कंडीशन वैसा नहीं है, उसके हिसाब से अगर आप यहाँ पे आके प्लान करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। हालांकि यहाँ पे पीने वाले की कमी नहीं है, ब्रिटेन से ज़्यादा पीने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया। देखो, हाउएवर इंडिविजुअल वर्किंग विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन में ऑल्सो भी डिफर। देखो, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में तरह तरह के लोग काम कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से आए हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस से आए हैं, है ना, और सब एक ही जगह पे काम कर रहे हैं। तो हर किसी का आउटपुट सेम मिल पाए ऐसा भी पॉसिबिलिटीज नहीं है। भाई मेरे यहाँ जो एम्प्लॉय करते हैं, काम करते हैं, उनका एफिशिएंसी अलग है। हो सकता है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय काम करते होंगे उनका टैलेंसी लेवल ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, एफिशिएंसी अलग होगा। तो सेम आउटपुट कैसे मिलेगा? तो है ना, रिजल्ट हमको रिलेटिव मिलेगा, एब्सोल्यूट नहीं मिलेगा। Thus, a particular management principle has different strength in different condition. हर एक कंडीशन में, हर अलग अलग कंडीशन में अलग अलग स्ट्रेंथ होता है, अलग अलग पॉसिबिलिटीज होती है। तो वही बातों को हम लोग बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि मैनेजमेंट जो होता है वो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरीके से चलता है, ठीक है। Therefore, principles of management should be applied in the light of prevailing condition of both internal and external environment of the organization. तो आपको सब कुछ को देख के चलना पड़ेगा। इंटरनल फैक्टर आपको कितना सपोर्ट कर रहा है, एक्सटर्नल फैक्टर आपको कितना सपोर्ट कर रहा है, गवर्नमेंट का कितना सपोर्ट है, सोसाइटी का कितना सपोर्ट है, एम्प्लॉयज का कितना सपोर्ट है, और उसके हिसाब से आप मैनेजमेंट का क्या करेंगे? प्लान करेंगे, पॉलिसी बनाएंगे, गोल बनाएंगे, और उसके हिसाब से आपको आउटकम या फिर रिजल्ट मिलेगा। तो इस पॉइंट का वही मतलब था कि एक ही मैनेजमेंट प्रिंसिपल को अगर आप हर ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो जो आउटकम आएगा, जो रिजल्ट आएगा, वो सेम नहीं आएगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आपका टाइम टेबल अगर आपका फ्रेंड फॉलो करेगा तो ये जरूरी नहीं है कि आप जो रिजल्ट लेके आ पाओगे वो रिजल्ट वो भी लेके आ पाएगा, क्योंकि टाइम अलग है, कंडीशन अलग है, आपका एफिशिएंसी अलग है, सारी चीजें अलग अलग है। तो इस तरीके से इस लेक्चर में हमने खत्म कर लिया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। प्रॉपर्ली नोट्स यहाँ पे दिया हुआ है, आप पॉज करके नोट्स को राइट डाउन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्या होता है, हम लोग धीरे धीरे करके देखते जाएंगे। चैप्टर को पहले फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पार्ट में आएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।